ठीक है, so let's start with our today's discussion about the next category of beta lactam antibiotics, that is cephalosporins. ठीक है, तो हमने अभी तक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में से जो सबसे पहला वाला कैटेगरी था पेनिसिलिन, उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, अभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन के अलावा और कौन से क्लासेस आते हैं? एक आते हैं सिफालोस्पोरिन्स, फिर कार्बापिनिम्स एंड मोनोबैक्टम्स, जिसमें से अभी हम नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अवर डिस्कशन अबाउट सिफालोस्पोरिन्स। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक कंपैरेटिव डिस्कशन किया था कि पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स, इसमें मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या क्या रहते हैं। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन में कौन सा वाला रिंग प्रेजेंट रहता है? पेनिसिलिन में इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं कि पेनम रिंग प्रेजेंट होता है। सिफालोस्पोरिन्स में सिफम रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बापिनिम्स में कार्बापिनिम रिंग प्रेजेंट होता है और मोनोबैक्टम्स में सिंपली बीटा लैक्टम वाला रिंग प्रेजेंट होता है। राइट, तो ये हमने देखा था। तो अभी हमें सिफालोस्पोरिन्स के ही स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना है। राइट, तो जिस तरह से हमने पेनिसिलिन की हिस्ट्री देखी थी कि पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं, दे आर नेचुरल एंटीबायोटिक्स, मतलब फर्स्ट पेनिसिलिन दैट वाज ऑब्टेन्ड, इट वाज नेचुरल। ओके, एंड फ्रॉम वेयर इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड एज पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, उसी तरीके से जैसे पेनिसिलिन्स वेर ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, सिमिलरली ओरिजिनली सिफालोस्पोरिन जो था इट वॉज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, यानी कि जो पहला वाला जो सिफालोस्पोरिन था इट वॉज नेचुरली ऑब्टेन्ड, इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस कॉल्ड एज सिफालोस्पोरियम, मतलब सिफालोस्पोरियम जीनस वाला जो फंगस है उसमें से वो ऑब्टेन किया था। ठीक है, तो वो जो पहला वाला सिफालोस्पोरिन था उसका नाम था सिफालोस्पोरिन सी। जैसे पहला पेनिसिलिन जो क्लिनिकली यूज किया गया था इट वॉज कॉल्ड एज पेनिसिलिन जी, तो वैसे ही जो पहला सिफालोस्पोरिन विच वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस, ये वाला जो था दिस वॉज द नेचुरल। ठीक है, तो सिफालोस्पोरिन सी वॉज एन एंटीबायोटिक, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक उसकी एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, तो उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए फिर हमने क्या किए, सेमी सिंथेटिक वाले उसके डेरिवेटिव्स बनाए। तो जितने भी सेफालोस्पोरिन्स अभी हम मार्केट में यूज करते हैं वो सारे के सारे जो है ऑल ऑफ देम आर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ सिफालोस्पोरिन सी। मतलब ये सिफालोस्पोरिन जो है ये क्लिनिकली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी काफी वीक थी। राइट, तो पेनिसिलिन में जो पहला पेनिसिलिन था वो अभी भी यूज किया जाता है, नेचुरल वाला, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन जी और बेंजिल पेनिसिलिन। ठीक है, तो इट इज स्टिल यूज्ड क्लिनिकली, लेकिन सिफालोस्पोरिन का जो फर्स्ट एजेंट है इट इज नॉट यूज्ड क्लिनिकली। इसके सारे के सारे जो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं उनको हम सिफालोस्पोरिन्स बोलते हैं। राइट, तो याद रखिए सिफालोस्पोरिन ये कैटेगरी क्या है, सेमी सिंथेटिक कैटेगरी है। ओके, ऑब्वियसली इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू पेनिसिलिन। सिफालोस्पोरिन्स और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर काफी सेम है, तो अभी हम देखेंगे ही। राइट, तो थोड़ा सा मुझे याद करके बताइए कि सिफालोस्पोरिन्स के स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला था कि कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? सीफम वाली रिंग प्रेजेंट होती है ऐसा हमने बोला था। ठीक है, सो एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पेनिसिलिन में, सॉरी, सिफालोस्पोरिन्स में जो रिंग प्रेजेंट होती है उसका नाम मैंने आपको क्या बोला था, इट इज कॉल्ड एज सीफम रिंग। ठीक है, सो व्हाट इज दिस सीफम रिंग? सीफम रिंग मतलब बीटा लैक्टम को एक 6 मेंबर वाली रिंग फ्यूज्ड होती है साइड से इस तरीके से। ओके, इस पूरे रिंग को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सीफम रिंग। राइट, एंड बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा लैक्टम रिंग प्लस tetrahydrothiazine ring. Very good. Right.
तो ये हो गया सीफम रिंग के बारे में। अभी सिफालोस्पोरिन्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर में डायरेक्ट डायरेक्ट एज इट इज सीफम वाली रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें भी इस रिंग में भी थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन किया है। मीन्स सिफालोस्पोरिन्स डू नॉट डायरेक्टली कंसिस्ट ऑफ द सीफम रिंग। इस सीफम रिंग में क्या होता है, ये जो पोजीशन है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अगर मैं सबसे पहले तो बिफोर वी ऐड द डबल बॉन्ड फर्स्ट वी विल डू द नंबरिंग। ओके, नाउ टेल मी हम इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द सल्फर जस्ट लाइक पेनिसिलिन, ठीक है। सो लेट्स डू द नंबरिंग 5 6 7 एंड दिस इज 8। तो इस तरह से ये क्या है, कंप्लीट हमारा नंबरिंग हो गया है। अभी सिफालोस्पोरिन्स जो होते हैं उनमें इस रिंग के अंदर ये जो 6 मेंबर वाला रिंग है इसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी आप मुझे लोकेशंस बताइए कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। कैन इट बी प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2? नो, बिकॉज सल्फर की जो वैलेंसी इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। इट कांट बी बिटवीन 1 and 6 आइदर। इट कांट बी बिटवीन 5 and 6 ऑल्सो। तो कौन से लोकेशंस बचते हैं? और there are two options basically, either the double bond can be present between 2 and 3 position or 3 and 4 position, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट होता है तो फिर उस रिंग का नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इफ इट इज अ डबल बॉन्ड देन वी विल कॉल इट एज, वी वोंट कॉल इट एज सीफम, वी विल कॉल इट एज सीफीम, राइट। एंड टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड, 2 पे अगर प्रेजेंट है तो इट विल बी कॉल्ड एज 2 सीफीम रिंग, राइट। सो लेट्स ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर। अगर 2 and 3 के बीच में अगर प्रेजेंट होता है तो हम रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा 2 सीफिम का। ओके, तो सिफालोस्पोरिन्स जो होते हैं उसमें 2 सीफिम नहीं 3 सीफिम प्रेजेंट होता है। मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इन केस ऑफ सिफालोस्पोरिन? बिटवीन 3 and 4, ठीक है। सो वी विल ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो। Like this. So we will do the numbering to indicate the position of the double bond, right? तो ये हो गया आपका कौन सा रिंग? 3 सीफीम रिंग, राइट। तो पेनिसिलिन सॉरी सिफालोस्पोरिन्स में कौन सा रिंग प्रेजेंट रहता है? 3 सीफीम रिंग, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे अभी हाईलाइट कर देती हूँ। राइट, ओके। तो अभी हमने इसमें कोर रिंग कौन सा है वो देख लिया। ओके, अभी इसके बाद में हम सिफालोस्पोरिन्स का एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्कस करेंगे। मतलब इस रिंग में ये तो कोर बेसिकली कोर उसका स्केलेटन है, उसको कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट रह सकते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन में हमें पता था कि 2 पोजिशन पे 2 मिथिल ग्रुप रहते हैं, 3 पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है और 6 पोजिशन के ऊपर एक साइड चेन रहता है अमाइड वाला, ठीक है। तो वैसे ही सिफालोस्पोरिन्स में कहाँ कहाँ पे क्या क्या अटैचमेंट्स रहते हैं वो हमें देखना है। ओके, चलो। सो अभी हम क्या करेंगे, बिफोर वी गो टू द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सिफालोस्पोरिन्स,
जो हमारा सबसे पहला वाला सिफालोस्पोरिन था, दैट इज सिफालोस्पोरिन सी, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर अवर रेफरेंस। चलो, सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पेनिसिलिन की तरह सिफालोस्पोरिन्स में भी इस जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है, सिर्फ नंबरिंग क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, राइट। सो देयर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप हियर, ओके, देन देयर इज अ substituent here, this is the substituent which is present on the third position। ये कौन सा सब्सटीट्यूशन हो गया, ईस्टर वाला ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, राइट। तो ईस्टर वाला फंक्शनैलिटी इसमें प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में अभी ये वाली जगह बचती है, यहाँ पे पेनिसिलिन में क्या हुआ करता था, अमाइड वाला सब्सटीट्यूशन। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी अमाइड वाला ग्रुप रहता है, मतलब क्या रहेगा, NH सी डबल बॉन्ड ओ, और अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं सिफालोस्पोरिन सी का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूशन रहता है वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। Yes, so this is the structure of cephalosporin C। नंबरिंग भी कर देते हैं इसका, स्टार्टिंग फ्रॉम सल्फर, 3 पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन, 4 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, देन 7th पोजीशन पे जो अमाइन वाला साइड चेन है वो, इस तरीके से आपका सिफालोस्पोरिन सी का स्ट्रक्चर रहेगा। अभी मुझे थोड़ा सा याद करके बताइए कि पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर था उसमें हम मॉडिफिकेशन कहाँ पे करते थे, मतलब जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हमने बनाए, कौन से पार्ट में मॉडिफिकेशन करके बनाए, जो ये वाला जो साइड चेन रहता है, सिर्फ पेनिसिलिन में उसका पोजीशन 6 था, यहाँ पे 7 है, राइट। सिफालोस्पोरिन में भी हम ये जो 7th पोजीशन वाला जो साइड चेन है, इसमें मॉडिफिकेशन करके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स बनाते हैं। इन एडिशन टू दैट 7 पोजीशन के अलावा ये जो 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन के भी सब्सटीट्यूशन हम चेंज कर सकते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ पे करेंगे, 3 पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे, बाकी का ये जो 4th पोजीशन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये सेम रहेगा, फाइन। चलो, सो लेट्स ड्रॉ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सिफालोस्पोरिन्स नाउ। अब जनरल स्ट्रक्चर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, जहां पे जैसे अभी ये आपका 3rd पोजीशन है, यहाँ पे ग्रुप्स अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है। सो आई विल कॉल दिस वन एज द R1 ग्रुप टू इंडिकेट कि इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाद में 4th पोजीशन पे क्या रहता है प्रेजेंट, COOH ग्रुप, ये तो सभी में रहता है। अब किसी किसी इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि एसिड को हम ईस्टर बना सकते हैं इन सम केसेस, तो अगर ईस्टर रहा तो वो क्या रहेगा, COOR, ठीक है, इन सम केसेस इट विल बी COOR। और उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा की तरह अमाइड वाला NH C डबल बॉन्ड O, और इसको आगे जो अटैचमेंट है वो चेंज हो सकता है, तो हम उसको बोलेंगे R2। गॉट इट, लेट्स डू द नंबरिंग। यस, तो ये हो गया है हमारा नंबरिंग। अभी बेसिकली यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो स्ट्रक्चर में 2 जगह पे हम मेन मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं, एक है आपका 3rd पोजीशन वाला और एक है 7th पोजीशन वाला, जो अमाइड ग्रुप को क्या वहां पे अटैचमेंट रहेगा वो वाला। तो 3 and 7 पोजीशन वाले मॉडिफिकेशंस जो है वो पेनिसिलिन की एक्टिविटी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी 3rd पोजीशन वाले जो आपके सब्सटीट्यूशंस रहते हैं, बेसिकली
थर्ड पोजीशन पे आप क्या लगाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। मतलब फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, थर्ड पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ओके, और यहाँ पे जो आर वाला ग्रुप है, सेवेंथ वाला साइड चेन में जो आप ग्रुप लगाते हो, उसके ऊपर से उस सिफालोस्पोरिन का एक्टिविटी का जो स्पेक्ट्रम है वो डिपेंड करेगा। मतलब वो ग्राम पॉजिटिव के लिए एक्टिव है या ग्राम निगेटिव के लिए एक्टिव है, ये वाले फीचर्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, R2 के ऊपर डिपेंड करेंगे। यस, सो लेट्स नोट इट डाउन। दिस R1 सब्स्टिट्यूशन जो है, इट इज अफेक्टिंग व्हाट, वेरी गुड, affects the pharmacokinetics, whereas this R2 substitution, this affects, yes, it alters the spectrum of activity. Right? So now that we know the general structure of cephalosporins, अभी हम cephalosporins का क्लासिफिकेशन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट cephalosporins का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पेनिसिलिन्स का क्लासिफिकेशन देखा था, राइट, तो उसमें हमने देखे थे कि द पेनिसिलिन्स आर डिवाइडेड इनटू जनरेशंस, जैसे पेरेंट जनरेशन हो गया, फिर उसके बाद में जो आपने मॉडिफिकेशन किया उसमें उसके अकॉर्डिंगली हम एक एक नेक्स्ट जनरेशन लाते गए। तो वैसे ही सिफालोस्पोरिन्स में भी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हम सिफालोस्पोरिन्स को भी कुछ जनरेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, राइट। सो बिफोर वी डिस्कस दीज जनरेशन, ये सारे जो अलग अलग जनरेशन के सिफालोस्पोरिन्स है, इनको डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा इनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए सिफालोस्पोरिन्स जो है, दे बिलोंग टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ओके, मतलब उनका मोड ऑफ एक्टिविटी क्या रहेगा, दे विल इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन है वैसे ही सिफालोस्पोरिन्स का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, दे आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, और एज यू नो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो होते हैं, दे आर बैक्टीरिसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, दे आर बैक्टीरिसिडल। तो जैसे पेनिसिलिन से वैसे ही सिफालोस्पोरिन्स भी क्या है, बैक्टीरिसिडल है। उनका मोड ऑफ एक्शन इट इज सेम एज दैट ऑफ पेनिसिलिन, दे इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। सिर्फ माइनर सा डिफरेंस कहाँ पे आता है, पेनिसिलिन बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, मतलब पेनिसिलिन के जो टारगेट प्रोटीन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो सिफालोस्पोरिन्स के टारगेट प्रोटीन अलग है और पेनिसिलिन के टारगेट प्रोटीन अलग है, बाकी अल्टीमेटली उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम है, एंड रिजल्ट इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज इन देयर टारगेट प्रोटीन्स। मतलब सिफालोस्पोरिन्स जिन प्रोटीन्स को बाइंड करेंगे वो अलग रहेंगे और पेनिसिलिन जिनको बाइंड करेंगे वो वाले प्रोटीन्स अलग रहेंगे। गॉट इट? वही बता रही हूँ मैं अभी आपको, वो जनरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्राम पॉजिटिव को इनहिबिट करेगा या ग्राम नेगेटिव को। ओके, पेनिसिलिन्स का जैसे जो हमारा पेरेंट जनरेशन पेनिसिलिन्स है, ठीक है, तो पेरेंट जनरेशन पेनिसिलिन वाज प्राइमरीली एक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सिमिलरली सिफालोस्पोरिन्स के जो पेरेंट जनरेशन है, दे आर प्राइमरीली एक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन जैसे आप आगे आगे नेक्स्ट जनरेशन पे जाओगे वैसे वैसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिविटी इंक्रीज होते जाती है। जैसे पेनिसिलिन के जो नेक्स्ट जनरेशन थे उसमें एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम था, तो सिफालोस्पोरिन में भी वैसा ही होता है, उनमें भी हमें एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले मिलते हैं। ओके, तो वही अभी हमें डिस्कस करना है। तो अभी मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया, पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन दोनों के पेरेंट जनरेशन मतलब शुरुआत के जो थे, दे वेयर ऑल एक्टिव अगेंस्ट विच बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो क्लासिफिकेशन है इसको थोड़ा सा हम इसका ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे। सिफालोस्पोरिन्स का जब भी क्लासिफिकेशन कोई भी स्टूडेंट पहली बार देखता है तो इतने सारे उसमें है नाम, ओके, और दे आर सो सिमिलर साउंडिंग, तो पहले ये कंफ्यूजन होता है कि इन सबको याद कैसे रखना है, राइट। तो अभी ये दिमाग आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आपको ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन रटना है, ठीक है।
आपको ये अभी बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ जो 4 जनरेशन है उनके 4 की पॉइंटर्स याद रखने हैं, कौन सी जनरेशन का क्या फीचर होता है। बाकी इनको याद कैसे रखना है उसका वाला ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगी। फाइन। पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन थोड़ा सिंपल था, क्योंकि पेनिसिलिन में इतने सारे पेनिसिलिन नहीं थे, हर एक कैटेगरी में 2-2 3-3 पेनिसिलिन थे, लेकिन सिफालोस्पोरिन्स में काफी सारे हैं। इवन ये जो क्लासिफिकेशन एनलिस्टेड है इसमें भी सारे के सारे इंक्लूडेड नहीं है, और भी काफी सारे सिफालोस्पोरिन्स आए हैं मार्केट में, राइट। दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस, ऐसा हम बोलेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन पेनिसिलिन जो है उनके की फीचर्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स जो थे ये आए थे अप्रोक्सीमेटली 1960s में, ठीक है। दे केम इन व्हाट 1960s। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स थे, दे वेर प्राइमरीली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इनकी बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं थी। तो वो हम मेंशन कर देंगे इंपॉर्टेंट फीचर कि ये जो कैटेगरी है फर्स्ट जनरेशन वाला, इट इज मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट दे वेर हाईली एक्टिव, एंड ग्राम निगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो इसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वही जो हमारा रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें ग्राम निगेटिव के साथ, सॉरी ग्राम पॉजिटिव के साथ में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी एक्टिविटी चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर जो फर्स्ट जनरेशन वाले सिफालोस्पोरिन्स है इनको हमने मॉडिफाई किया। ओके, मॉडिफाई करने के बाद में हमें जो चाहिए था इंटेंडेड वाला इफेक्ट वो हमें मिला। ये जो सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स है दे आर लिटिल बिट मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये थोड़े ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज्यादा एक्टिव है। लेकिन उसी के साथ में क्या हुआ, इसका मतलब डाउन साइड ये है कि जितने फर्स्ट जनरेशन वाले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव थे उसके कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन इज समवॉट लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर भी अगर सम टोटल करते हैं तो सेकेंड जनरेशन का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी ज्यादा है ग्राम निगेटिव के कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन उतना नहीं जितना फर्स्ट जनरेशन का है, राइट। मतलब हम इसको समराइज कैसे करेंगे, वेरी सिंपली वी कैन समराइज इट। अब ये जो सेकेंड जनरेशन वाला है इसकी अभी भी मेन एक्टिविटी किसके अगेंस्ट है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ये एक्टिव है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितने फर्स्ट जनरेशन वाले थे, राइट। और उसके साथ में थोड़ी सी एक्टिविटी किसके अगेंस्ट इनके पास में आ गई है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी, मतलब कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये थोड़े से एक्टिव हो गए हैं, राइट। तो हम इस तरह से कंपैरेटिवली इसको शो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, फाइन। फिर उसके बाद में अभी देखो, आप जैसे जैसे अभी आगे की जनरेशन में जाओगे वैसे वैसे आपको ये दिखेगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी कम होते होते जाएगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ते बढ़ते जाएगी। थर्ड जनरेशन वाले जो है, अब ये वाले जो है दे आर मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और उनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी सेकेंड जनरेशन से भी कम हो जाती है, राइट। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, we can show it like this, that the third generation is less active against gram positive bacteria now, okay, and it is more active against gram negative bacteria, okay। और लास्टली जो सबसे आखिरी जनरेशन है फोर्थ जनरेशन, इट इज प्राइमरीली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिविटी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी फर्स्ट या फिर सेकेंड जनरेशन वालों की थी। तो इसे भी हम समराइज कर देंगे फोर्थ जनरेशन को। सो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी एक्टिव है लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी जो एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा है, फाइन। तो पहले आपको
डायरेक्टली क्लासिफिकेशन रटने के पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू समझ लेना है कि हर जनरेशन का मतलब क्या है, राइट। जो सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स थे वो आए थे मेनली 1970s में। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स डेवलप हुए 1980s में और फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स डेवलप हुए 1990s। मतलब एक एक डिकेड में जो है वो नए नए सिफालोस्पोरिन्स आते गए और उनकी मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब जैसे जैसे वो डेवलप होते गए टाइम के अकॉर्डिंगली हमने उसको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। ओल्डेस्ट वाले फर्स्ट जनरेशन, लेटेस्ट वाले फोर्थ जनरेशन, ओके। उसके आगे भी आप मतलब अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो आपको इसके आगे भी जनरेशन मिलेंगे, फाइन। सो ये हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू। तो अभी आपको पता है कि आगे आगे जनरेशन पे जाएंगे तो किसके लिए एक्टिविटी बढ़ेगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी कम कम होते जाएगी, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हर एक जनरेशन के बारे में हमें ब्रीफली डिस्कशन करना है। अभी इतने सारे जो सिफालोस्पोरिन्स है हर एक का हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन के जो सिफालोस्पोरिन्स है सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उनके यूजेस जो है वो भी सिमिलर है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हर एक कैटेगरी में से जो इम्पोर्टेंट वाले जो है मतलब उस जनरेशन की जिसको बोलेंगे प्रोटोटाइप जो है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन उस पूरे क्लास के लिए अप्लीकेबल रहेगा, फाइन, ओके। अभी नाउ दैट वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स, इसका जो यूज है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स का अभी के डेट में एक ही इंपॉर्टेंट यूज है, दे आर यूज्ड फॉर द सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, कौन सी इन्फेक्शंस, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये है यूज फर्स्ट जनरेशन का, एक ही यूज है। फर्स्ट जनरेशन में कौन से सिफालोस्पोरिन्स है, एक है सिफाजोलिन, देन सिफालेक्सिन, देन सिफाड्रॉक्सिल, ये तीन है जिसमें से अभी उन्होंने ऑलरेडी आपको क्लासिफाई करके दिया हुआ है कि कौन से पैरेंटरल रूट से दिए जाते हैं और कौन से ओरल वाले रूट से दिए जाते हैं। सिफाजोलिन वाज द फर्स्ट वन, इट वाज पैरेंटरल। सिफालेक्सिन एंड सिफाड्रॉक्सिल ये जो दो है ये ओरली दिए जाते हैं। सबका कॉमन यूज क्या है, दे आर यूज्ड फॉर व्हाट, सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। so we will note it here। फर्स्ट जनरेशन अगर बोला तो एक ही आपको यूज दिमाग में लाना है, सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि टू प्रिवेंट द सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स के बारे में बात करते हैं तो अभी हमें ये पता है कि सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स थोड़े से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव है, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स काफी सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है, लेकिन देर इज वन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट ये एक्टिव नहीं होते हैं। कैन यू टेल मी दैट इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके बारे में हमने पेनिसिलिन में भी डिस्कशन किया था? एग्जैक्टली, टू नेम्स यू हैव टू रिमेम्बर, टू इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, एक है स्टफाइलोकोकस जो ग्राम पॉजिटिव है, ओके, एक है सुडोमोनास जो ग्राम नेगेटिव है। तो ये दोनों मतलब जब भी आप पेनिसिलिन सिफालोस्पोरिन का डिस्कशन करेंगे तो स्पेसिफिकली स्टफाइलोकोकस और सुडोमोनास इन दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है, फाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के बैक्टीरिया और उनके इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे जैसे रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे ग्राम नेगेटिव में सुडोमोनास को रेफरेंस स्टैंडर्ड रखो और ग्राम पॉजिटिव में स्टफाइलोकोकस को रेफरेंस स्टैंडर्ड रखो, राइट। तो यस, पहला वाला जो जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, इट इज मेनली एक्टिव अगेंस्ट व्हाट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बट एज यू नो स्टफाइलोकोकस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट इट इज उसके क्या हुए हैं, काफी रेजिस्टेंट वाले स्ट्रेन्स डेवलप हुए हैं, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन वाला जो है इट इज नॉट एबल टू इनहिबिट ऑल द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन सा वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट नहीं कर सकते, स्टफाइलोकोकस को इनहिबिट नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंड जनरेशन वाला जो है उसमें से कुछ कुछ सिफालोस्पोरिन्स दे कैन इनहिबिट स्टफाइलोकोकाई, राइट। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है सेकेंड जनरेशन वालों का, although they are active against some gram negative bacteria, they are not active against Pseudomonas aeruginosa,
मतलब इसका की फीचर क्या रहेगा सेकेंड कैटेगरी वाले का, दैट दे आर नॉट एक्टिव अगेंस्ट व्हाट, यस दे आर नॉट एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास. And some of these second generation cephalosporins are active against staphylococcus which is a gram positive bacteria. यहाँ पे भी मैं लिख के रख देती हूँ, सुडोमोनास कौन सा वाला है, ग्राम नेगेटिव. ठीक है. फिर उसके बाद में जैसे हम थर्ड जनरेशन के पास में जाते हैं, तो थर्ड जनरेशन इट इज हैविंग मोर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो थर्ड में से काफी सारे ऐसे सिफालोस्पोरिन से विच आर एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास, लेकिन सारे के सारे नहीं. थर्ड जनरेशन में से सेकेंड जनरेशन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है. थर्ड जनरेशन में से कुछ कुछ ड्रग्स जो है दे आर एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास, और फोर्थ जनरेशन जो है इसमें 2 ही ड्रग्स है एंड बोथ ऑफ देम आर हाईली एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास. मतलब आपको एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि यूज का एक पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है. फर्स्ट जनरेशन ओनली फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकेंड जनरेशन it is for some gram negative bacteria but not pseudomonas. Third generation some of them are active against pseudomonas. Fourth generation all of them are highly active against pseudomonas. मतलब यूज का पिक्चर पहले अपने दिमाग में क्लियर कर दो. गॉट इट. एंड ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट समरी, इसके और भी यूजेस होते हैं बट एक जो मेन जो सबसे उसका बड़ा जो क्रिटिकल यूज है वो हम पहले डिस्कस करते हैं. राइट, so we will mention it here, the third generation some are active against pseudomonas and the fourth generation is, ये जो दोनों भी है फोर्थ जनरेशन वाले दे आर टोटली कंप्लीटली एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास. सुडोमोनास के बारे में इसीलिए इतना डिस्कशन किया जाता है बिकॉज सुडोमोनास इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉजिंग द हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्रिटिकल डिफिकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. सेम गोज फॉर स्टफाइलोकोकस. स्टफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो भी वैसे ही डिफिकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसीलिए हम मेनली ड्रग की एक्टिविटी देखते हैं सुडोमोनास के लिए कैसी है और स्टफाइलोकोकस के अगेंस्ट कैसी है. राइट, तो अब मुझे एक बार समराइज करके बताइए. सबसे पहला वाला जनरेशन जो है उसके बारे में क्या बोलेंगे हम. वेरी गुड. तो अगर एकदम शॉर्ट टेस्ट में अगर एक्सप्लेन करना है फर्स्ट जनरेशन को, तो मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड यूज्ड फॉर सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस. सेकेंड जनरेशन लेस एक्टिव फॉर ग्राम, जिसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली मोर एक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड स्लाइटली लेस एक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन. ठीक है. एंड अगर यूज देखेंगे तो काफी सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए वो यूज हो सकता है एक्सेप्ट सुडोमोनास, नॉट एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास. थर्ड जनरेशन दे आर मोर एक्टिव अगेंस्ट gram negative as compared to second generation and some of these agents are active against pseudomonas. Lastly, fourth generation it is primarily active against gram negative bacteria and they are mainly active against pseudomonas aeruginosa. Fine, clear? ओके, तो ये अभी हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गया है. अब हम क्या करेंगे, हर एक जनरेशन में से जो इम्पोर्टेंट सिफालोस्पोरिन्स है उनका डिस्कशन करेंगे. राइट.
सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन। इसमें कितने हैं? देर आर 3 एजेंट्स, द यूजेस ऑफ देम आर सिमिलर, ठीक है। तो इसका जो पहला वाला है सिफाजोलिन, सिफालेक्सिन एंड सिफाड्रॉक्सिल, तीनों को भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, राइट। चलो, तो फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में से अभी सिफाजोलिन का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ओके। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑल्सो। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने, अगर नंबरिंग करते हैं हम इस स्ट्रक्चर का, तो वी विल स्टार्ट विद द सल्फर, तो जैसे आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर में हम मेनली कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं? थर्ड पोजीशन पे देखो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है, और 7 पोजीशन पे भी देखो जो अमाइड ग्रुप है उसको भी यहाँ पे एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज 2 रिंग्स? ये वाली जो रिंग है इसका नंबरिंग कीजिए, इसका भी नंबरिंग कीजिए, और मुझे दोनों के भी नाम बताइए। Yes. So tell me what will be the name of this ring? नंबरिंग कहाँ से करेंगे वो बताइए। यू हैव टू डू नंबरिंग फ्रॉम सल्फर, ओके। और आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो क्योंकि दोनों भी साइड से दोनों भी नाइट्रोजन को सेम ही नंबर मिलेगा। द नंबरिंग विल बी 1, कहीं से भी आप करो, 2, 3, 4 एंड 5। यस, नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रिंग? सो 1 पोजीशन पे क्या है? थाया। 3 एंड 4 पोजीशन पे क्या है? डाई अज़ा। और 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग के लिए ओल। सो इट विल बी 1, 3, 4 थाया डाया जोल। समझ में आया? फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? थाया, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कौन है? हाँ, बट अजा कितने हैं? 2 है ना। और एंडिंग में 5 मेंबर रिंग है, इसलिए सफिक्स क्या रहेगा आपका? ओल, ठीक है। थाया प्लस, मतलब बेसिकली हमने ये बनाया कैसे, नाम देखो, थाया प्लस डाई प्लस अज़ा प्लस ओल, ऐसे हमने इसको कंबाइन किया है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा कंबाइन करते हो तो यू विल गेट हाया डाया झोल, राइट। फिर उसके बाद में सिमिलरली इस वाले रिंग का नाम क्या रहेगा? इस रिंग का नंबरिंग कहाँ से करेंगे ये बताइए। यू विल हैव टू डू द नंबरिंग फ्रॉम दिस नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये वाला सैचुरेटेड वाला नाइट्रोजन है, बाकी के सारे अनसैचुरेटेड। और नंबरिंग कंटिन्यू कहाँ से करेंगे? यहाँ से या यहाँ से? नीचे से, क्योंकि सभी नाइट्रोजन्स को आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, राइट। so the name of this ring will be very simple, it will be what? 1, 2, 3, 4 tetra azha plus ol, so it will be tetrazole, right? टेट्राजोल। सब कुछ कट करके अल्टीमेटली आपको मिलेगा टेट्राजोल, राइट। सो ऑलवेज कोई भी आपके सामने स्ट्रक्चर आता है
तो उसमें से जो भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसको उठाना है और उसका नाम लिखना है, तभी जाके आपका नॉमेनक्लेचर पक्का होगा। ओके फाइन। और अगर मुझसे कुछ गलत होता है तो मुझे पॉइंट आउट करना, कभी कभी मेरे से भी एक आध बार कंफ्यूजन होके समटाइम्स इट मे हैपन कि मैं कुछ गलत बता दूं, तो डू दैट करेक्शन। ओके फाइन। तो ये जो सिफाजोलिन है, इट वाज द प्रोटोटाइप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन। प्रोटोटाइप मतलब क्या, कि ये जो था ये पहला था इस कैटेगरी का, इसके जैसे ही बाकी के सिफालोस्पोरिन्स के स्ट्रक्चर्स फर्स्ट जनरेशन वाले के हैं, राइट। अभी ये जो पहला वाला है प्रोटोटाइप है, राइट। अभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इसका एक्टिविटी स्पेक्ट्रम वैसा ही है जैसा पेनिसिलिन जी का एक्टिविटी स्पेक्ट्रम है। मतलब पेनिसिलिन जी जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट कर सकता है उन सबको सिफाजोलिन भी इनहिबिट कर सकता है, राइट। मतलब इट इज एक्टिव अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल द पेनिसिलिन जी सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स, राइट। पेनिसिलिन जी जिनके ऊपर एक्ट कर सकता है उनके ऊपर सिफाजोलिन भी एक्ट कर सकता है, राइट। सिर्फ प्रॉब्लम ये है दैट इट इज ससेप्टेबल टू स्टफाइलोकोकल बीटा लैक्टामेस। मतलब क्या, स्टफाइलोकोकाई दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, सो दिस इज मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट किसके अगेंस्ट एक्टिव नहीं रहेगा, नॉट एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास के अगेंस्ट तो नहीं ही, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में से किसके अगेंस्ट तो एक्टिव नहीं है, इट इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट स्टफाइलोकोकस। एंड व्हाई इट इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट स्टफाइलोकोकस, स्टफाइलोकोकस क्या प्रोड्यूस करता है, स्टफाइलोकोकस प्रोड्यूसेस बीटा लैक्टामेज, ठीक है। और ये जो बीटा लैक्टामेज है ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉयज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, राइट। तो उसकी वजह से ये जो फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स है ये क्या हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू स्टफाइलोकोकल बीटा लैक्टामेज। समझ में आ रहा है, फर्स्ट जनरेशन इट हैज हाई एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट एक्सेप्शन कौन सा बैक्टीरिया है, दे आर नॉट एक्टिव अगेंस्ट स्टफाइलोकोकस। आई विल राइट इट हियर, it is the gram positive bacteria, ठीक है। और स्टफाइलोकोकस के लिए एक्टिव क्यों नहीं है, स्टफाइलोकोकाई प्रोड्यूस बीटा लैक्टामेज एंजाइम व्हिच डिस्ट्रॉयज द फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स, इसीलिए एक्टिव नहीं है, राइट। एंड इसका मेन जो यूज होता है ये होता है सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए। ओके अभी क्लासिफिकेशन में जब हमने देखा था तो ये जो सिफाजोलिन है इसको कौन से रूट से देना पड़ता है, पैरेंटेरल रूट से देना पड़ता है, ठीक है। तो वी विल नोट इट हियर कि ये कौन से वाला है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द पैरेंटेरल रूट। और पैरेंटेरल रूट से हम मेनली कौन से रूट से देते हैं, आइदर आप आईवी रूट से भी दे सकते हो या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन में का जो फर्स्ट एजेंट था उसके बारे में। सर्जिकल प्रोफाइल एक्सिस मतलब टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस। जो हमने देखा था कि अगर सर्जिकल साइट पे अगर कॉन्टेमिनेशन होता है, माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, तो वहां पे जो इन्फेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ओके ठीक है। अब इसके बाद में इसी जनरेशन में से नेक्स्ट वाला ड्रग कौन सा है, जो बाकी के दो ड्रग्स है सीफालेक्सिन एंड सीफाड्रॉक्सिन, ठीक है। ये जो दोनों भी एजेंट्स है दे कैन बी गिवन बाय ओरल, ठीक है। तो ओरल रूट से दे सकते हैं, मतलब इसका क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो है वो थोड़े से डिफरेंट है किसके कंपैरिजन में, सिफाजोलिन के कंपैरिजन में। ओके सो अभी इन दोनों के भी स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे। यूजेस वाला जो प्रोफाइल है, एक्टिविटी स्पेक्ट्रम सेम है, फर्क क्या है कि ये दोनों ओरली भी इफेक्टिव है। चलो सो इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यस तो सिफालेक्सिन में पेनिसिलिन की तरह ही थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे मिथिल ग्रुप रहता है, इस जगह पे तो COOH वाला ग्रुप फिक्स होता है, राइट। यहाँ पे आपका अमाइड ग्रुप NHC डबल बॉन्ड O
ये स्ट्रक्चर देख के मुझे बताना आपको किसका स्ट्रक्चर याद आता है आफ्टर यू लुक एट द स्ट्रक्चर। क्लोज था। दिस इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ एम्पिसिलिन। ये वाला जो पार्ट है ये किसमें था, एम्पिसिलिन में था, तो उसी के जैसा पार्ट है। दिस इज सिफालेक्सिन। नंबरिंग एवरी टाइम करना। सिर्फ क्या होता है, पेनिसिलिन में 2 मिथिल ग्रुप परमानेंट होते हैं, यहाँ पे हर बार वो सब्सटीट्यूशन चेंज होते जाता है। ये इस वाले जगह R1 जिसको हम बोल रहे हैं। यस, तो ये जो सिफालेक्सिन होता है इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड ओरल रूट से दिया जाने वाला फर्स्ट जनरेशन वाला सिफालोस्पोरिन है। बाकी एक्टिविटी वगैरह वही है। इट इज यूज्ड फॉर सर्जिकल साइट प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, सिर्फ ओरली दे पाए। बाद में जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है, सिफाड्रोक्सिल। इसका भी स्ट्रक्चर सिफालेक्सिन जैसा काफी सिमिलर है, तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी इसका भी स्ट्रक्चर देख के मुझे बताना कि ये किसके जैसा आपको दिखता है। दिस इज सिमिलर टू अमोक्सिसिलिन, राइट। तो आप वहाँ पे नोट भी करके रख सकते हो कि सिफालेक्सिन का स्ट्रक्चर इट इज लाइक व्हाट, सिफालेक्सिन का किसके जैसा है, एम्पिसिलिन जैसा। और ये सिमिलैरिटीज ऐसे नोट होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है कि फिर आपको थोड़ा सा आसानी जाती है स्ट्रक्चर्स को या फिर नाम को याद रखने में। राइट, एंड बोथ ऑफ these ड्रग्स दे आर गिवन बाय विच रूट, ये दोनों भी ओरल रूट से दिए जाते हैं। फाइन, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स के बारे में समरी। क्लियर, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे हमारे कौन से सेकेंड जनरेशन के पास में। ओके, अब थोड़ा सा सेकेंड जनरेशन का ओवरव्यू देखते हैं। सेकेंड जनरेशन में देखो कितने ड्रग्स दिए हैं, 5 ड्रग्स आर देयर, जिसमें से 2 जो है वो पैरेंटेरल रूट से दिए जाते हैं और ये जो 3 है दे आर गिवन बाय ओरल रूट। अब इसमें देखो मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि ये जो है सिफॉक्सिटिन दिस इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दिस इज नॉट मार्केटेड इन इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये यूएस में अवेलेबल रहेगा, आई थिंक प्रोबेबली इन यूएस, बट नॉट मार्केटेड इन इंडिया। अभी आप इनके नाम पढ़िए। पैरेंटेरल रूट से कौन सा वाला दिया जाता है, सेफ्यूरोक्साइन। ठीक है, अगर आप ओरल में देखेंगे तो आपको सेम ड्रग का नाम दिखेगा, सेफ्यूरोक्सिन एक्सेटिल। सेफ्यूरोक्सिन जो है इट इज द फ्री ड्रग, सेफ्यूरोक्सिन एक्सेटिल जो है वो उसका ईस्टर प्रोड्रग है। मतलब बेसिकली ड्रग क्या है, सेम है। फ्री वाला जो फॉर्म है इट कैन बी गिवन बाय पैरेंटेरल रूट, बट जो ईस्टर वाला फॉर्म है दैट कैन बी गिवन बाय ओरल रूट ऑल्सो। मतलब एक ही ड्रग है ऐसा हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो सेफ्यूरोक्सिन, सीफाक्लोर एंड
सिफ्प्रोसिल। अगेन 3 ही ड्रग आपको इस कैटेगरी में याद रखने हैं, फर्स्ट जनरेशन के 3 और सेकेंड जनरेशन के भी 3। कौन से? सेफ्यूरोक्साइम, सिफाक्लोर, सिफ्प्रोसिल। डन, मतलब सेकेंड जनरेशन के भी 3 याद रखने हैं। ओके, चलो अभी सेकेंड जनरेशन के बारे में हमने ये देखा था कि इट इज समवॉट मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट इट इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास। ठीक है, तो अभी इस कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो समरी आपके पास में ऑलरेडी लिखी हुई है, क्या क्या उसके की फीचर्स है। अभी इसमें से जो पहला वाला ड्रग है कौन सा था? सेफ्यूरोक्सीम। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। तो एज यू नो कि सेफ्यूरोक्सीम जो है इसे कौन से रूट से दिया जाता है? इट इज गिवन बाय पैरेंटेरल। yes, so let's draw the structure. ये आपको बताना है कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ड्रॉ कर रही हूँ ये कौन सी रिंग है। द हिंट इज ऑल्सो गिवन इन द नेम ऑफ दिस ड्रग। वेरी गुड, दिस इज विच रिंग? फ्यूरान रिंग, राइट। तो ये है सेफ्यूरोक्साइम का स्ट्रक्चर। अगेन आप देखोगे थर्ड पोजीशन वाला जो सब्स्टिट्यूशन है फिर से अभी चेंज हो गया है। यहाँ पे कौन सा वाला दिख रहा है आपको? ये ईस्टर और अमाइड वाला जो पार्ट है, ऐसा सब कुछ ईस्टर अमाइड वाला पार्ट इसमें है। यस, और एक पार्ट देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ सी डबल बॉन्ड एन। ओके, ऐसा वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। okay? ये वाला जो पार्ट होता है ना ऐसे सी डबल बॉन्ड एन और उसको अगर ओ OH लगा हुआ है, राइट, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं ऑक्साइड। तो वैसा ही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ OH की जगह पे वहां है OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप वहां पे लगा हुआ है, इसीलिए नाम में ऑक्साइम वाला पार्ट दिया हुआ है सेफ्यूरोक्सीम। फ्यूरो फॉर फ्यूरान एंड ऑक्साइम फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड एन ओ वाला जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज द ऑक्साइम पार्ट। ओके, फाइन। सो अभी सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में मेन फर्क क्या है? फर्स्ट जनरेशन का हमने एक प्रॉब्लम देखा था दैट द फर्स्ट जनरेशन ऑल्दो इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज not active against staphylococci because it is susceptible to the beta lactamase produced by staphylococci. सेकेंड जनरेशन का बेनिफिट ये है कि सेकेंड जनरेशन वाले जो सिफालोस्पोरिन से दे आर रेजिस्टेंट टू ग्राम नेगेटिव बीटा लैक्टामेसेस। yes, they are resistant to gram negative beta lactamases and some of the agents in this category they are also active against staphylococci. Not all, some of them. ये पॉइंट किससे रिलेटेड है? ग्राम नेगेटिव से, सॉरी ग्राम पॉजिटिव से। Although second generation cephalosporins are less active against gram positive bacteria in comparison to first generation, but first generation स्टफाइलोकोकस के अगेंस्ट एक्टिव नहीं था। सेकेंड जनरेशन में से कुछ एजेंट स्टफाइलोकोकस के अगेंस्ट एक्टिव है, लेकिन इनमें से कोई भी सुडोमोनास ओरिजिनोसा के अगेंस्ट एक्टिव नहीं होता है। इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फाइन, तो
तो ये जो सेफ्यूरोक्साइम है, एज वी सेड ऑलरेडी कि ये पैरेंटेरल रूट से देना पड़ता है, तो इसका हमने एक ईस्टर वाला प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है सेफ्यूरोक्साइम एक्सेटेट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ईस्टर प्रोडक्ट, एंड ईस्टर प्रोडक्ट होने की वजह से इट इज ओरली इफेक्टिव। ओके फाइन। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, वी विल एक लास्टली थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, फिर बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वाले टाइम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी हम कहाँ तक आ गए हैं, सेकेंड जनरेशन तक आ गए हैं। सेकेंड जनरेशन में कितने ड्रग्स है, मेनली जो हमें याद रखने वो है 3, सेफ्यूरोक्सीम, सिफाक्लोर एंड सेफ्प्रोजिल। बाकी के मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ फर्क आता है स्ट्रक्चर में, बाकी पूरे कैटेगरी का जो पूरे जनरेशन के जो मेन फीचर्स और यूजेस वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा कंफ्यूज हमें होना नहीं है फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ रहे हैं तो, राइट। नोट्स में आपको बाकी सब स्ट्रक्चर वगैरह रहेंगे, आप वो सब स्टडी कर सकते हो। अभी हमें कंपैरेटिव मैनर में जो सारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो डिस्कस करना है। ओके, अभी थर्ड जनरेशन के बारे में की फीचर्स हमने क्या देखे, this is more mainly this generation is active against gram negative bacteria, okay, and some agents are also active against pseudomonas aeruginosa, okay। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है वो थर्ड जनरेशन में है, देयर आर मेनी ड्रग्स प्रेजेंट इन द थर्ड जनरेशन, राइट। तो ये जो थर्ड जनरेशन है इसका मेन की फीचर क्या है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेनली एक्टिव है। उसके पीछे का रीजन ये है that this is highly resistant to beta lactamases produced by gram negative bacteria। ये मेन रीजन है why it is active against gram negative bacteria। फर्स्ट जनरेशन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टोमेसेस प्रोड्यूस करते थे उसके लिए फर्स्ट जनरेशन वाले ड्रग ससेप्टेबल थे, लेकिन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन वाले जो ड्रग्स है दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज बीटा लैक्टोमेसेस, ओके। ये मेन रीजन है, दे आर हैविंग हाई एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक मेन फैमिली है, ठीक है। देयर इज अ फैमिली कॉल्ड एज एंटेरोबैक्टीरियासी। ये जो थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स है दे आर मेनली एक्टिव अगेंस्ट द एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक फैमिली है, मेनली एक्टिव अगेंस्ट एंटेरोबैक्टीरियासी। अब आप बोलोगे कि इस फैमिली में कौन से ड्रग्स, सॉरी कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो एंटेरोबैक्टीरिया में बैक्टीरियासी में आते हैं काफी कॉमन बैक्टीरिया जो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे ई कोलाई, इट बिलोंग्स टू एंटेरोबैक्टीरियासी। देन साल्मोनेला, साल्मोनेला पूरा नाम बताइए, साल्मोनेला टाइफी विच कॉजेस टाइफॉइड फीवर। So this category is useful for typhoid fever because it is mainly active against Enterobacteriaceae family, ठीक है। Then Klebsiella, Klebsiella का नाम कहाँ पे सुना है आपने, Klebsiella pneumoniae, न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, ओके। ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जो एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इसको इनहिबिट करते मतलब वो इन सबको भी इनहिबिट कर सकता है, फाइन। इतना याद रखना है, low activity against gram positive bacteria and some of these members are also, some of the members of third generation are also active against pseudomonas, ठीक है। तो ये जो जनरेशन है थर्ड जनरेशन, इसका प्रोटोटाइप ड्रग है सिफोटैक्सिन। सब प्रोटोटाइप सबसे पहले ही लिखा रहेगा क्लासिफिकेशन में, ओके। कभी भी आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो पहला वाला जो नाम है उसके ऊपर फोकस करो, सिफोटैक्सिन, राइट, ओके। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले सिफोटैक्सिन का, then we will discuss about it।
ओके, अब इसका नाम पढ़ो और मुझे बताओ इसमें कौन सा वाला फीचर रहेगा, आपको ऐसा लगता है? ऑक्साइड नाम में है ना, सिफोटैक्सिन, ये जो पार्ट है इससे समझ में आता है कि उसमें ऑक्साइन वाला फीचर प्रेजेंट है, राइट? तो ये वाला जो पार्ट है जो पहले वाले ड्रग में भी प्रेजेंट था, ये इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्विकली इसका मुझे नाम बताना। भाई कंफ्यूज क्यों करना है? आप देखो ना, याद भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट लुक एट इट एंड मेक द नेम इन योर हेड। Do the numbering, combine the name in your mind. वही तो मैं बोल रही हूँ ना, सबसे सब डिफिकल्ट नाम लेके इनमें आपको सिंपल वाला नाम याद आता है। अनसैचुरेटेड रिंग 5 मेंबर दिखी तो सफिक्स पहले याद रखना है ओल, इट इज थाया अजहा प्लस ओल, थायाजोल। और एकदम स्पेसिफिक अगर बताना है तो इट इज 1,3 थायाजोल, दैट इज द नेम ऑफ दिस रिंग, ठीक है? तो जितना अभी तो शुरुआत में कंफ्यूजन होगा ही, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बाद में वो पक्का होते जाएगा। इसीलिए एवरी टाइम हेटेरोसाइक्लिक रिंग आने के बाद में ये करना ही है। फाइन, ओके। और डेली आपको हेटेरोसाइकल्स का प्रैक्टिस करना है बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर। 5 मिनट लगते हैं सिर्फ निकालने में, लेकिन केमिस्ट्री पक्की होती है और आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। जो रिंग है दिस इज यस, और इस रिंग के ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूशन है जो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे। देयर इज अ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट एट दिस पोजीशन NH2, ठीक है? इसको ड्रॉ करना मत भूलो। राइट, तो अभी ये जो सिफोटैक्सिम है ये क्या है? प्रोटोटाइप है हमारे 3rd जनरेशन वाले कैटेगरी के ड्रग्स का, राइट? सो इट इज as we have discussed already, this is mainly active against which bacteria? gram negative bacteria, and it is active against some gram positive bacteria, not all, some gram positive bacteria, okay? but it is not active against 2 important bacteria। जो 2 मैंने आपको बैक्टीरिया के नाम बताए थे उसके अगेंस्ट ये एक्टिव नहीं रहता है। एक है आपका सुडोमोनास ओरिजिनोसा, जो कि हमने क्या बोला था, जो कि हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। और एक है स्टफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आता है। इसके अगेंस्ट भी ये वाला जो ड्रग है ये एक्टिव नहीं है, राइट? मतलब अगर आप 3rd जनरेशन तक के सिफालोस्पोरिन्स देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि काफी सारी हमें एक्टिविटी मिल रही है, लेकिन ये जो 2 बैक्टीरिया है सुडोमोनास ओरिजिनोसा और स्टफाइलोकोकस ऑरियस, इसके अगेंस्ट हमें एक्टिविटी नहीं मिल रही है। वो एक्टिविटी हमें मिलती है 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स में। 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स आर एक्टिव अगेंस्ट बोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फीचर है उनका, ओके? तो 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स के बारे में हम डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे, ओके?